चीज है, ठीक है। आपके लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकती है और एक नेगेटिव चीज हो सकती है। फर्स्ट पॉजिटिव की तरफ चलते हैं कि एनआई टीपीए एक ऐसा एक्ट है जो अगर आपने पढ़ लिया एक बार और अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन इसमें कभी गलत नहीं होते एग्जाम में। रीजन है क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस बनते नहीं है, नए अमेंडमेंट नहीं होते। तो अगर एक बार पढ़ लिया तो एक अच्छी चीज है कि आपको क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। बुरी चीज क्या है? बुरी चीज ये है कि टीपीए की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अपने बेरेट पे भी उतना ही फोकस करना, और जो मैं चीज आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको हर सेक्शन पे एग्जाम्पल दूंगा। जनरली कोई व्यक्ति हर सेक्शन पे आपको एग्जाम्पल नहीं देगा, मैं आपको हर सेक्शन पे एग्जाम्पल दूंगा। तो नोट डाउन आपको करना है। जहां पे देखिए क्या होगा, पहली बार पढ़ोगे जो लोग दो एक बार पढ़ चुके होंगे उनको शायद और इजी लगेगा। पहली बार पढ़ोगे हल्का सा डिफिकल्टीज आती है। तो जब अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो एक चीज का याद रखिएगा, इन केस बहुत सारी जगह की लैंग्वेज अगर क्लियर ना भी हो तो प्रोविजन समझ लेना, ठीक है, कि ऐसा प्रोविजन है। जब आप उसे अब जब प्रोविजन समझ में आएगा तो फिर आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करोगे आप, और फिर बार बार क्या करोगे, चीजों को पढ़ोगे तो वो चीज आपको क्या हो जाएगी, इजीली समझ में आ जाएगी। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और अगर आपने इस टाइप से किया तो इजी हो जाएगा। और आप एग्जाम में देखिएगा जिन्होंने एक बार टीपीए पढ़ ली है, विश्वास मानिएगा उनके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्वेश्चंस हमारे गलत नहीं होते। कैसा भी एक्ट हो, लैंग्वेज थोड़ी सी उटपटांग होगी। उटपटांग इसलिए क्योंकि जनरली हमें ऐसा लगेगा, लेकिन इजी है ये मान के चलिएगा, ठीक है। इजी है, इतना मान के चलिएगा कि एक इजी एक्ट है और आपको डेफिनेटली समझ में भी आ जाएगा। तो हमने उस दिन चालू किससे किया था कि हमने कहा था कि ट्रांसफर के बारे में सबसे पहले हमने क्या देखा था। सबसे पहले उस दिन चालू क्या किया था, ट्रांसफर। हमने कहा था ट्रांसफर दो प्रकार का होता है, ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। ट्रांसफर इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का ट्रांसफर होता है। एक ट्रांसफर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इंटरवाइवस। ट्रांसफर इंटरवाइवस का मतलब होता है ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन, अर्थात जीवित व्यक्तियों के मध्य ट्रांसफर। और दूसरा ट्रांसफर होता है नॉन इंटरवाइवस ट्रांसफर, ये भी पढ़ा चुका था। नॉन इंटरवाइवस ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर बिटवीन नॉन लिविंग पर्सन, या ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो विधि के अंतरण द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। और मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, टीपीए किस पर लागू होती है, ट्रांसफर इंटरवाइवस पे होती है कि नॉन इंटरवाइवस पे, जल्दी बोलिए। ट्रांसफर इंटरवाइवस पे क्या होती है, आपकी टीपी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। ये आपको पहले पॉइंट बता चुका था। देन हम किस पॉइंट की तरफ गए, हमने बताया कि जो प्रॉपर्टी, देखो अब जो फिर हमने बोला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, प्रॉपर्टी भी दो प्रकार की होती है। जनरली अगर हम प्रॉपर्टी को कैटेगराइज करते हैं तो इट इज ऑल्सो टू टाइप, वो भी दो प्रकार की होती है। एक टाइप क्या होता है प्रॉपर्टी का, एक टाइप होता है प्रॉपर्टी का जो कहता है प्रॉपर्टी टेंजिबल होगी, और एक बोलती है इनटेंजिबल। टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसे छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, ऐसी टेंजिबल प्रॉपर्टी हो जाती है। और एक प्रॉपर्टी होती है जो होती तो है लेकिन वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको ना आप छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना महसूस कर सकते हो। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं इनटेंजिबल या अमूर्त संपत्ति। देन हम पहुंचे कि टेंजिबल प्रॉपर्टी में दो प्रकार की प्रॉपर्टी जनरली आती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको चल और अचल संपत्ति के नाम से जानते हैं। अब चल और अचल संपत्ति को डिस्क्रिप्टिव रूप से हम आगे देखने वाले हैं। एक फिर हमने और देखा कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत प्रकार होते हैं। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के प्रकार होते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जिसको आईपीआर एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो होता है। तो ये आपको यहां से मैंने कैटेगराइज किया। फिर हम चैप्टर की तरफ गए तो हमने देखा कि आईपीसी के कुछ सेक्शंस है, जैसे सेक्शन 1 लेके 1 से 37, ये जर्नल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, और ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी लागू होती है। सेक्शन 38 से 53 भी जर्नल प्रिंसिपल के बारे में लागू होती है, लेकिन किस पर लागू होती है, केवल एक्सक्लूसिवली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। देन हमने देखा विक्रय, सेल, मॉर्गेज और लीज, ये केवल किस प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल था, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल था। फिर इसके बाद हम पहुंचे किसकी तरफ, एक्सचेंज, गिफ्ट और चार्ज, सॉरी एक्शनेबल क्लेम, ये किस पर था, ये बुत प्रकार की प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल हो जाता था। ये हमने चीजें, फिर हमने आपको कुछ चीजें बताई कि ये लॉ एग्जॉस्टिव नहीं है, अर्थात ये संपूर्ण नहीं है खुद पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर्स होते हैं जो टीपीए के बाहर भी होते हैं, उस दिन बताया था। इसके बाद ट्रांसफर बाय वे ऑफ लॉ, इसको एक्सक्लूड किया गया, दो एक्सेप्शन है इसके, मतलब जो अंतरण होगा व्यक्ति के बीच में, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो जीवित व्यक्तियों के मध्य होगी, और ये किसके माध्यम से होगी, पार्टीज खुद ट्रांसफर करेंगी, लॉ ट्रांसफर नहीं कराएगा। लॉ ट्रांसफर कराएगा मतलब फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट जा सकते हो, या आपकी जो पर्सनल लॉस होते हैं वहां जा सकते हो। तो ये लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर होता है, और जो ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, जैसे ऑपरेशन ऑफ लॉ के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, इंसॉल्वेंसी, किसी की डेथ, किसी की विल, तो इनको क्या करता है, क्या ये एक्ट कवर करता है, इनको ये एक्ट कवर नहीं करता बहुत अच्छे से। और व्यक्ति जब ट्रांसफर कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जिस समय वो ट्रांसफर कर रहा है, वो जीवित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। अगर वो लिविंग नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है।
इसके बाद ये एक्ट क्या होता है, अगर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं इस एक्ट में जो कहते हैं कि अगर इस मुस्लिम लॉ के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है इससे, मतलब इसके विपरीत है, तो बहुत जगह मुस्लिम लॉ पे ये इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता होगा जनरली जो इंडियन लॉज होते हैं वो लोकल लॉ, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ, चाहे कोई स्पेशल लॉ है, अगर वो उनकी इन कॉन्ट्रवेंशन में होते हैं तो उसको क्या नहीं करते, इफेक्ट नहीं करते। फिर हम इसके आगे हमने देखा कि एक प्रकार का कैसा लॉ है ये, हमने कहा था ये एक यूनिफॉर्म लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ है। ये देखो यूनिफॉर्म वैसे सिविल लॉ सब इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन मैंने कहा था कि ऐसी चीज नहीं है कि बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ हद तक वो एप्लीकेबल होते हैं। और अगर उसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सीपीसी है और टीपीए, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। देन हमने बोला कि टेरिटोरियल लिमिट्स आपको बताएगा, कुछ राइट्स और टेरिटरीज के बारे में, तमाम प्रकार की चीजों के बारे में क्या करता है, बात करता है। तो आई थिंक आपको यहां तक चीजें हो गई होंगी क्लियर। अगर किसी को यहां तक चीजें क्लियर नहीं हुई तो बताइए, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। जल्दी बताइए फटाफट, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई भी प्रोविजन यहां तक जो समझ में ना आया हो तो यहां तक सबसे पहले बता दीजिए। हम्म, यहां तक अगर कोई प्रोविजन समझ में ना आया हो जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, तो यहां तक बताइए कि सर ये प्रोविजन समझ में नहीं आया। अगर यहां तक प्रोविजन समझ में आ गए तो हम फिर चालू करते हैं आगे जो भी मुझे आगे पढ़ाना है। बोलिए फटाफट, क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहां तक, ऐसा उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो अभी बता सकते हो। चलिए आते हैं, निकालिए बेरेक्ट अब सबसे पहले। अब बेरेक्ट का काम है, देखिएगा। अच्छा, इसका कैटेगराइजेशन करके देख लीजिए, इस एक्ट को पहले कैटेगराइज कैसे किया गया। ठीक है, इस एक्ट को कैटेगराइजेशन दिया गया है कि कितनी सेक्शन कितने चैप्टर है। तो हमेशा किसी एक्ट को पढ़ने से पहले उसको क्या कर लिया करिए, कैटेगराइज कर लिया करिए कि कितना क्या क्या चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं। तो देखिए इसमें टोटल मैंने आपको उसी दिन बताया था, जल्दी से आ जाते हैं, कितनी सेक्शन कितने चैप्टर्स हैं। चलो इसका आप क्या लिख लेते हैं, इसकी स्कीम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं इसकी स्कीम, मतलब इसमें कितनी चैप्टर कितने सेक्शन। अगर स्कीम की तरफ चलते हैं तो पहली बात करते हैं इसको, ये कब का एक्ट है, 1882 का। इट इज द एक्ट ऑफ 1882। 1882 में इस एक्ट को एसेंट मिली थी। क्या मिली थी, एसेंट। एसेंट मतलब उस समय के गवर्नर जनरल ने दी थी। किसने दी थी, गवर्नर जनरल ने। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, बोले ये तो जीके का सवाल हो गया, ना पता तो लिख लीजिएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था उस समय, इसको एसेंट दी थी। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, लॉर्ड रिपन ने इसको क्या दी थी, क्या दी थी, एसेंट दी थी। अब आ जाते हैं पहले, सबसे पहले इसमें चैप्टर कितने हैं, जल्दी से बोलिए कितने चैप्टर है। पूरी टीपीए में कितने चैप्टर है, 8। 6 तुम्हारे में बेरक में कम है क्या, पेट फटे हैं तुम्हारे हैं, बेरक के पेजेस तो नहीं लगा लगा देख लो। ठीक है, तो कितने हैं, कॉन्फिडेंसली बोल रहा है कि हमने कहीं पता नहीं है। हमने फिर एक बार चेक किया। ठीक है, सेक्शन कितनी, इतनी तेज से बोला उसने कि हमें चेक करना पड़ा। नहीं, हमें 8 याद थे, लेकिन उसने इतनी कॉन्फिडेंसली बोला कि हमने कहा यार हम देख ले, हमारे में तो गलत नहीं है यार। हमने कहा हो सकता है हम पढ़ाते पढ़ाते आज ही चेंज हो गया, ये नया बेरक लाया हो। ठीक है, तो 8 चैप्टर है, सेक्शन कितनी है, 137 है। शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल मतलब अनुसूचियां कितनी है, एक शेड्यूल आपका है। इसके बारे में बात करता है, असेंट इसको कब मिली गवर्नर जनरल की, ये जो अपन ने बात किया कब है, 17 फरवरी 1882। और अप्लाई कब से हुआ, एप्लीकेबल कब से हुआ, मतलब ये अप्लाई कब से हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ 1 जुलाई, 1 जुलाई, कब की 1 जुलाई 1882 से, 1882 से ये इसको अप्लाई किया। ये इसकी कुछ बेसिक स्कीम्स है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांसफर्स बहुत समय से इस पे नहीं हुए हैं। ठीक है, इस एक्ट में जनरली ट्रांसफर्स नहीं होते। एक देखो जनरली जो उसके ट्रांसफर है, अमेंडमेंट आप बोल सकते हो, सॉरी जनरली इसके जो अमेंडमेंट है वो कब के हैं, 1929 के अमेंडमेंट है। ठीक है, लगभग 100 साल होने को है, इतने पुराने अमेंडमेंट्स हैं। हाँ, एक अमेंडमेंट 2002 का है, शायद इट इज सेक्शन नंबर 106। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा 106 में कब अमेंडमेंट हुआ। केवल एक ही अमेंडमेंट आसपास का है, बाकी इसमें जनरली अमेंडमेंट नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि 106 सेक्शन अभी आपको पहले बता देता हूँ, शायद आई थिंक इट इज सेक्शन 106 शायद।
हाँ 106 ही है। तो ये जो 106 सेक्शन है केवल इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2002 से, बाकी जो इसके प्रोविजंस है ऑल प्रोविजंस आर फ्रॉम 1929, 1929 के प्रोविजंस है, बाकी सारे के सारे प्रोविजन। ये एक स्कीम है सेक की, ठीक है। अभी हम ये बीच में देखेंगे कि टीपीए किस पर एप्लीकेबल होती है, किस पर एप्लीकेबल नहीं होती है। अभी ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये बीच में आएगा कि टीपीए इज एप्लीकेबल टू व्हाट और नॉट, ठीक है, किस पर एप्लीकेबल होगी और किस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो वो मैं आपको अभी सेक्शन 5 के साथ बता दूंगा, वहीं पे आपका आ जाएगा कि अभी लेकिन कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। तो यहां तक चीजें समझ में आई किसी को, ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आए? अच्छा, जैसे आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आप जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विल होता, विल जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी विल इफेक्ट हो जाती है। विल क्या होती है? वसीयत। वसीयत देखो लिखी तो जीवन काल के दौरान जाती है, लेकिन वो इफेक्टिव कब होती है? मरने के बाद। उसको लिखने का तरीका होता है, जैसे आपने एक विल लिख ली, विल लिख के आप रजिस्ट्रार के पास रख सकते हो, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। और एक व्यक्ति कितनी विल लिख सकता है? कितनी भी। अब विल कौन सी मानी जाएगी? तो जो लास्ट डे की विल होगी वो मानी जाएगी। एक व्यक्ति ने समझो 2019 में भी विल लिखी थी, 20 में भी लिखी, 21 में लिखी, 22 में लिखी और 23 में लिख के मर गया। अब सब एक एक विल लिए घूम रहे। लोग कह रहे देखो इसमें हमारा नाम था, हमारा पड़ोसी था, हमसे बहुत प्यार करता था। अरे कह रहा तुमसे पहले प्यार करता था। लोकेश हो गया, बोले नहीं हमसे फिर बाद में करने लगा था। तो बोले देखो हमारा नाम लिखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो भैया ऐसे करते 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 अगर कितनी विल हो गई उसकी, 3-4 विल्स हैं, तो कौन सी विल इफेक्टिव होगी? तो कहता है जो सबसे लास्ट डेट की विल थी वो इफेक्टिव होती है। अब प्रश्न आता है कि क्या विल पर टीपी एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। अब कोई कहेंगे लिखी तो जीवन काल के दौरान गई थी, तो लिखने से मतलब नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें वो कब होगा? जब व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है। इसलिए विल को हम इससे कवर नहीं करते। विल कैसे कवर होती है? इंडियन सक्सेशन एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट के माध्यम से वो कवर होती है, इससे कवर आपकी विल नहीं होती। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्टीशन होता है, बंटवारा, घर में लड़ाई हो जाती है, दो भाई बंटवारा कर लेते हैं कि तुम्हारा इतना और हमारा इतना, ठीक है। नहीं होती, आप बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, आपने जनरली देखा होगा कि भैया जब पिताजी थे तो पूरा घर लंबा चौड़ा था, फिर बाद में डिवाइड हो जाता है, तो कलर भी अलग अलग पुत जाते हैं, ठीक है। किसी का जो अमीर होता है तो उसके घर में पुट्टी हो जाती है, गरीब बेचारा वैसे ही रह जाता है, होता है कि नहीं होता? तो पार्टीशन होता है, क्या इस पे टीपी एप्लीकेबल होती? नहीं होती। अब कोई कहेगा कि ये ट्रांसफर तो है, प्रॉपर्टी कहां है, दो लोगों पे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन टीपी एप्लीकेबल नहीं होती। ऐसे ही फैमिली सेटलमेंट, पारिवारिक जो बंदोबस्त होते हैं, फैमिली सेटलमेंट, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होती है। और भी बहुत सारी चीजें जिन पर टीपी एप्लीकेबल होती है। मैं ये नहीं कह रहा, फिर से सुनिएगा, मैंने आपसे कल भी कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रांसफर नहीं है। अगर मैं ये कह देता हूं तो मैं गलत हूं, ये ट्रांसफर है, लेकिन टीपीए पर एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि हर ट्रांसफर को टीपीए कवर नहीं करती। टीपीए केवल 6 प्रकार के ट्रांसफर्स को कवर करती है। इसलिए मैंने आपको कल ही लिखवाया था, टीपीए इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लॉ। टीपीए क्या है? एग्जॉस्टिव नहीं है। आप लोग जो नए हैं, ठीक है, आप लोग क्या करिए, कल से बेरेक लेके आइएगा, बेरेक के साथ ही अपन पढ़ेंगे। बुक की अभी आपको जरूरत नहीं है, बुक तो अभी रख देना। आपको एक कॉपी लेके आनी है जिसमें आप अपने नोट्स बनाओगे, अगर समझ में आ रहा है तो। और दूसरी चीज, आपको क्या लेके आना है? एक बेरेक लेके आना है, बस इतनी चीजें लेके जानी। किताबों की अभी आपको जरूरत नहीं है, किताब आपको एग्जाम कॉलेज से मिली होंगी, मैं समझ रहा हूँ कॉलेज वाली होंगी ये। बेरेक नहीं, बेरेक लिखी नहीं, आपको केवल बेरेक ही चाहिए, लिखी वाली नहीं चाहिए। केवल आपको स्पेसिफिक बैरक चाहिए, आप किसी भी राइट उसकी ले लीजिएगा, क्षेत्रपाल की या कानून की, कोई भी ले लीजिएगा। तो एक बैरक ही लीजिए, आपको बैरक ही से अभी पढ़ना है, आपको अभी बुक्स को यूज नहीं करना है। बुक्स आप तब यूज करोगे जब एक्ट आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, बुक्स वहां यूज कर सकते हैं जहां पे हमें कोई पॉइंट स्पेसिफिकली क्लियर नहीं हो रहा है, तो यू कैन यूज बुक। मैं ऑलरेडी आपको मना करता हूँ, बुक्स नहीं करनी, यूज करनी है। और एग्जाम में जितना आता है वो तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे करा देता हूँ। मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि बुक कभी यूज मत करना, बुक यूज करना, लेकिन एक बार, जब एक बार आप पढ़ लो उसके बाद, या फिर वहां पे यूज करो बुक को जहां पे हमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा कि यार ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो हमें एग्जाम्पल वगैरह देखने हैं। खैर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका एक्ट नंबर कौन सा है, ये और लिख लीजिएगा, एक्ट नंबर 4। एक्ट नंबर 4 का मतलब क्या होता है? ये एक्ट नंबर 4 का मतलब क्या है कि ये 1882 में जो जिसमें जिसको गवर्नर जनरल की असेंट मिली ना, गवर्नर जनरल की असेंट प्राप्त करने वाला 1882 का ये चौथा अधिनियम था। मतलब इसके पहले 1882 में लॉर्ड रिपिन 3 एक्ट को ऑलरेडी अपने साइन करके असेंट दे चुके थे। जिनको अभी एग्जाम देना है फिलहाल, सभी लोगों को तो देना नहीं है, जो भी जैसे नीता हो गई या जो भी होगा, तो आज से 8:30 बजे से रात को यूट्यूब पे करंट अफेयर्स होगा। पहले 9 बजे टाइमिंग बोली थी, 8:30 से होगा, और चैनल वही रहेगा अन अकेडमी का लेट्स क्रैक, ठीक है। तो उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
जिनको भी देना है पेपर, और जिनको नहीं देना तो अभी करंट अफेयर्स उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग, बाकी लोगों को आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग अभी करंट अफेयर्स पे ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, बाकी लोग कंप्यूटर के जब कराऊंगा एमसीक्यू उसको कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर के एमसीक्यू अब चेंज नहीं होते हैं। कुछ जनरल 300-400 क्वेश्चंस करा दूंगा, 300-400 क्वेश्चन में मान के चलिएगा 5-7 फंस जाएंगे। अभी आपको भले 4 साल बाद एग्जाम देना है, 2 साल बाद देना है, लेकिन अपनी कॉपी लिख के उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चाहे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा या लगा लीजिएगा, बाद में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो डबल क्लियर हो जाएगा। तो वो आपको पीडीएफ दे देंगे, तो उनको रख लेना। उनको एक बार एग्जाम अपना जितना आता होगा वो तो ठीक है, किताब बता दी पढ़ लिया, लेकिन इनको एक बार लगा के चले जाना। तो उम्मीद करेंगे कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं एमपीसीजे में, तो 10 में से आपके 5 से 6 उसी से सही हो जाएंगे। सेम चीज जब जीके के सेशंस कराऊंगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने जीके कराई थी तो 20 क्वेश्चन एमपी में आते थे उस समय, 13 अपने अपने क्वेश्चंस वही आ गए थे जो अपन ने कराया था। अपन जीके की टीचर नहीं है, लेकिन गैसिंग पावर ठीक ठाक थी, आ गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा आएंगे, क्योंकि एमपी जीके चेंज तो होगी नहीं। तो आपको करा दूंगा लगभग लगभग, वो एक बार आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, करंट अफेयर्स आपको करने की आवश्यकता नहीं जिनको एग्जाम नहीं देना, क्योंकि आपको कब करंट अफेयर्स पढ़ना, जब आपको एग्जाम देना हो 1 साल बचे, तो आप करंट अफेयर्स तब से करना चालू कर देना। बेसिक मंथली करंट अफेयर्स करना, डेली करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि पीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे। जो पीएससी वाले बच्चे होते हैं वो बहुत लेंदी वे में करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, वो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ देखो 3-4 क्वेश्चन आने हैं, 2-3 ही आए क्या पता। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए आप साल भर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते। उससे ज्यादा 120 नंबर का लॉ आना है, उसे डेली पढ़ो। और करंट अफेयर कितना भी पढ़ के चले जाओ, कोई भरोसा नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर ये टीपीए पढ़ के जाओगे तो आपके 7 क्वेश्चन पक्के हैं कि 7 नंबर का टीपीए आता है, तो 7 नंबर तो आपके पक्के हो गए। अगर आप सीपीसी पढ़ के जा रहे हो तो 20 नंबर आपके पक्के होंगे, उसी से आएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है केस लॉ वगैरह पूछ ले जो ना बने, अदरवाइज आपके कितने 20 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आईपीसी पढ़ के जाओगे तो 15 क्वेश्चन की श्योरिटी है। तो फोकस अपन को थोड़ा सा क्या होता है, हम गलतियां ये कर लेते हैं कि हम कैटेगराइज नहीं कर पाते। एग्जाम को देखो किससे कितना बर्डन है, कहां से क्या है, किससे पढ़ना है। तो एक इंग्लिश पोर्शन होता है, तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, इस पे ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। देखिए अभी ग्रामर कम आएगी, लेकिन ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर आपको मेंस के लिए पढ़नी, क्योंकि मेंस में ग्रामर का वेटेज 40 नंबर का होता है। मतलब ट्रांसलेशंस आते हैं इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। तो अगर आप, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा मीडियम हिंदी, हमारा इंग्लिश है, कोई भी मीडियम हो, ट्रांसलेशन तो सबको करने हैं। इंग्लिश वालों को हिंदी में ट्रांसलेशन करना और हिंदी वालों को इंग्लिश में, मतलब 20-20 नंबर का कैटेगराइजेशन होता है। तो ट्रांसलेशन पे तो बिल्कुल जोर देना है। तो उसके लिए आप क्या करो, ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ग्रामर का एक आध क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, तो अब ग्रामर जब मेंस के लिए पढ़ोगे तो प्रीलिम्स का बन ही जाएगा। इसके साथ मेनली जो प्रीलिम्स का सिलेबस में होता है वो क्या आता है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, आइडम, फ्रेजेस, ये जो आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अपन हिंदी नहीं पढ़ते, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, ठीक है, अनेक का शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एमपी में। और इनमें भी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें भी मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, 2-3 आप खुद कर लोगे, 7-8 अगर आपके नंबर आ जाते हैं 10 में तो बहुत है। अलग से इसके लिए भी पढ़ाई नहीं होती कुछ, इसके लिए आप, हाँ मेंस के लिए होती है। मेंस के लिए आपको, क्योंकि ग्रामर आएगी तो ग्रामर में आपको जब ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बेरेक को ध्यान दीजिए। रीजन बेरेक पे ध्यान देने का है कि समझिए, देखो मैंने आपको ये पढ़ा रहा हूँ लॉ, तो आप हिंदी मीडियम के, समझो लोकेश हिंदी मीडियम का एग्जाम्पल के तौर पर, तो लोकेश हिंदी में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 4 बार उसको हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं शब्दों को एक बार इंग्लिश में देख लिया करो, एक बार रीड कर लो। तो आपसे क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपसे क्या होगा, ट्रांसलेशन कराने को बोलेगा। ट्रांसलेशन में लॉ के वर्ड्स का ट्रांसलेशन होता है। जो लॉ के वर्ड्स का ट्रांसलेशन होगा वो आप तभी कर पाओगे, कब, जब आपके लॉ को वर्ड्स आते होंगे। अब उसमें लिखा है कि, समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक आप उसमें कर रहे हो, वो कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे अपन कोई डेफिनेशन उठा लेते हैं यहीं का। उसने लिखा है कि एक शब्द लिखा है एलिनेशन, एलिनेशन लिख दिया, अपोजिशन, अपोजिशन, द रूल ऑफ एलिनेशन इज अप्लाइड इन दिस। अब आपको सब कुछ तो पता है कि रूल का मतलब पता है, नियम होता है, एलिनेशन में फंस गए, तो क्या लिखोगे हिंदी में। हिंदी में भी लिखा है एलिनेशन का नियम यहां लागू होता है। हाँ लिख सकते हो, जब आपसे बन नहीं रहा है। छोड़ना कुछ नहीं है, ये उनके लिए है जिनसे आपको, अब समझो आपको पूरी लाइन बन रही है लेकिन एक शब्द नहीं बन रहा, तो मैं ऐसे बच्चों से ये कहता हूं कि उसी शब्द को हिंदी में लिख दो। उससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ में आ जाएगा। इसको ट्रांसलेशन आती थी, पूरी लाइन आती थी, और इसको केवल एक शब्द नहीं आता। तो अगर 1 नंबर का वो ट्रांसलेशन है तो वो आपको आधा नंबर दे देगा ईमानदारी से। लेकिन अगर छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसी आपने 20 क्वेश्चन थे, 20 में अगर हम कह रहे आधा ही आधा लिखा है सब में, तो 10 नंबर हो जाते हैं। तो छोड़ना कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो आधा नंबर चला गया ना एक शब्द की वजह से। तो शब्द में एलिनेशन का मतलब क्या समझ में आएगा, जब हमने सेक्शन 10 में हेडिंग से उसको पढ़ा होगा। तो इन चीजों पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में, ऑलरेडी पढ़ चुके थे। देखिए सबसे प्रियम्बल के ऊपर एक शब्द लिखा है, एन
एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। कल ही देखा था ना, पक्षकारों के कृत्य द्वारा किए संपत्ति अंतरण के संबंधित विधियों को संशोधित करने के लिए अधिनियम। तो ये जो अधिनियम है ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये अमेंड करता है, मतलब जो टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो भी विधियां हैं उनको क्या करता है, ये संशोधित करता है। लेकिन किसको संशोधित करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है, एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब होता है जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण की। एक्ट मतलब एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब पार्टीज करेंगे, जैसे मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, आप मुझे, वी आर पार्टीज। लेकिन कोर्ट ट्रांसफर कर दे किसी को प्रॉपर्टी, तो क्या वो पार्टी है, नहीं है। पार्टी पे क्या कोर्ट आता है, नहीं आता। जैसे समझो, इन केस मेरे ऊपर, मैं किसी की प्रॉपर्टी को हड़प के बैठा हुआ हूं, ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी पे क्या हुआ, मैं इस पे इनलीगली तरीके से कब्जा करके रखा हूं। तो मेरे विरुद्ध जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने केस कर दिया कोर्ट में। जब कोर्ट में केस कर दिया तो क्या हुआ, तो भैया कोर्ट में मामला चलेगा। मामले में डिसीजन मेरे विरोध में आ गया, कोर्ट ने कहा कि आप प्रॉपर्टी पे इनलीगली क्या है, पोजीशन बनाए हुए, तो आपको, मैं, उसने मुझे क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। अब हटा दिया, मैं हट नहीं रहा, तो जब मेरी प्रॉपर्टी जो दी गई वो किस प्रकार से दी गई, कोर्ट के ऑर्डर से उस व्यक्ति को ट्रांसफर हुई, तो क्या उस पर टीपी एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। वैसे ही अगर मैंने आपको बताया था कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, सुना ना टीवीओ में, दिवालिया हो गया, दिवाला निकल गया। दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट हो जाता है। जब व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है, और जो बेचने के बाद एसेस्ट निकलते हैं, मतलब जो भी आपके पैसे वगैरह निकलते हैं, जो भी खर्चा वगैरह, वो किसको दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जिसका वो कर्जदार होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या वो व्यक्ति बेचेगा, नहीं, वो नहीं बेचेगा। उस प्रॉपर्टी पे क्या करता है, कोर्ट एसाइनी नियुक्त कर देता है, जिसको बोलते हैं समनुदेशी। कौन नियुक्त हो जाता है, एसाइनी, जिसको बोलते हैं समनुदेशी। समनुदेशी का काम क्या होता है, उस प्रॉपर्टी पर रहकर उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना, और जो भी पैसा आएगा वो कोर्ट पे जमा कर देता है, उसका काम ही यही रहता है। और जब वो कोर्ट में जमा कर देगा तो यहां पे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, वो प्रॉपर्टी को बेचेगा। समझो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अगर दिवाली होगा तो मेरी प्रॉपर्टी कौन, एसआईनी क्या कर देगा, बेच देगा। बेचने के बाद समझो किसने खरीद ली, प्रवन ने खरीद ली। तो यहां भी ट्रांसफर हुआ, प्रॉपर्टी मेरी थी लेकिन प्रॉपर्टी किसके पास पहुंच गई, प्रवन के पास पहुंच गई। प्रीवियस अगर ओनर का नाम लिखा होगा तो मेरा ही नाम तो लिखा होगा ना। तो क्या ये जो ट्रांसफर हुआ, क्या ये भी टीपीए है, टीपीए कवर करेगी, बोलता नहीं, टीपीए कवर नहीं करेगी, ये आपका इंसॉल्वेंसी एक्ट कवर करेगा। ये भी ट्रांसफर है लेकिन ये टीपीए कवर नहीं करी, क्योंकि टीपीए केवल एक्ट ऑफ पार्टीज को ही कवर कर रही है, और ये एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है, पक्षकारों के मध्य अंतरण नहीं, ये कोर्ट के आदेश के अनुसार अंतरण है, इसलिए ये कवर नहीं करती। दूसरी आपकी प्रियम्बल में क्या लिखा है, डिफाइन और अमेंड करती है। डिफाइन अमेंड मतलब जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज होंगे उनको क्या करती है, डिफाइन करती है। अभी आप एक्ट में देखोगे बहुत सारी चीजों को परिभाषित किया गया है कि इलेक्शन क्या होगा, एलिनेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, ठीक है, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर क्या होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्दों को ट्रांसफर किया है। और इससे संशोधित विधि को संशोधन कर सकती है। मैंने आपको बताया ना, 2 संशोधन किए, 1882 में संशोधन किया, 1929 में संशोधन किया, और आगे भी संशोधन कर सकती है टीपीए में। उसको लगता है इस चीज को ऐड करना चाहिए टीपीए में तो ऐड कर देगी समय के हिसाब से। अब आगे डिजिटल ट्रांसफर होने लगे, अब चांद में, अब जैसे अभी चांद में नहीं हो रहा है, बोले चांद में अब व्यक्ति प्लॉट बिकेंगे, तो हो सकता है लिख दे कि भैया चांद में प्लॉट इसी के माध्यम से बिकेंगे यहाँ, ठीक है, ऐसा समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है। फ्यूचर में क्या देखा, अभी तो अपन जमीन खरीदते हैं, कुछ दिन बाद आसमान भी खरीदने लगे कि भैया उड़, ये हमारा आसमान है, ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, क्या किसी ने देखा है क्या। अब जैसे आप आज से सोचिए 20-30 साल पहले, ज्यादा पुराना मत जाइए, 20 साल, आप कह दोगे क्या व्यक्ति घर पे बैठे बैठे दूसरे की शक्ल देख सकता था, तो अभी का आदमी क्या सपने में देखता होगा। अब आज मोबाइल को खोल को वीडियो कॉल कर लो, हम तुम्हें देख पा रहे तुम हमें देख पा रहे, जैसे यहाँ पे बच्चे पढ़े, क्या ये सोचा था आज से 20 साल पहले किसी ने, या 10 साल पहले, कि हम क्लास भी ना जाएंगे और घर में बैठे बैठे सोते रहेंगे रजाई में और पढ़ लेंगे यहाँ, ठीक है, ऐसा सोचा था। आजकल सब कुछ पॉसिबल है। पहले क्या होता था, पहले पहले क्या होता था, स्कूल जाओ भैया, स्कूल में सो गए, अब तो भैया नोट्स ही ना मिलेंगे, अरे परेशान हो रहा, दूसरे से मंगा रहा, भाई तुम दे दो, तो अरे नहीं देंगे, काहे नहीं आए थे, टीचर की अब जरूरत ही नहीं है। चीजें चेंज हो रही ना, तो एक्ट में भी ट्रांसफर होते हैं समय के हिसाब से। आप देखिए ना, आप पूरी आईपीसी नहीं आ रही, अमेंड इतने ज्यादा होने लगे थे, अब उन्हें लगा कि भैया समय इतना बदल गया कि पूरी की पूरी नई आईपीसी आ रही, नई सीआरपीसी, नई एविडेंस आ रहा। तो 2 चीजें बता रहा है कि अमेंड कर सकता है इससे रिलेटेड लॉस को, और क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। सेक्शन इसके नाम परिचय के बारे में बताती है कि इसका नाम क्या है, ये कहां पर अप्लाई होती है, और इसके बारे में अन्य चीजें भी बताती है। चलिए अब नाम देखें, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल।
जैसे सबका नाम होता है वैसे इसका भी नाम है जैसे आपका नाम होगा वैसे इसका नाम है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पूरा नाम क्या है इसका? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कौन सा? जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं उर्फ नहीं होता आपका, जैसे घर में किसी का अच्छा नाम होता है लंबा चौड़ा, नीच में छोटा सा नाम होगा चिंटू, किसी का पिंटू होगा, तो ये चिंटू पिंटू वाला नाम है टीपीए, तो इसको टीपीए के नाम से जाना जाता है? टोपा कुछ लोग कह देते हैं इसको, ठीक है, तो और भी नाम जाते हैं टोपा टीपीए कुछ भी। यहाँ अगर फुल फॉर्म देखोगे तो टोपा हो जाएगा जैसे यहाँ, लेकिन अब टोपा बोलने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये टोपा हो गया, टी से ट्रांसफर, ओ से प्रॉपर्टी, पी से ओ से ऑफ, पी से प्रॉपर्टी और ए से एक्ट, तो उसको टोपा एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। टोपा पोका भी होता है, प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, करप्शन एक्ट जिसको पोका बोल देते हैं, पॉक्सो है, तो ये सबके शॉर्ट्स, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड को आईपीसी कह दिया। तो वैसे ओ को जनरली व्यक्ति क्या कर देता है? ओमिट कर देता है। टीपीए ज्यादा मतलब एक फैमिलियर शब्द है, क्योंकि ऐसा तो देखो इसने तो कुछ नहीं बताया कि टोपा होगा कि टीपीए होगा, तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। हम अपने समझने के लिए कर लेते शॉर्ट फॉर्म में, अब कौन इतना लंबा बोले। अब जैसे आपको एक सांस में बोला कि भैया कितने एक्ट है, तो जल्दी जल्दी गिनाएगा, भैया टीपीए, सीपीसी, सीआरपीसी, इस टाइप से। अब वो पूरा गिन रहा है कि टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आदमी कहेगा भैया जल्दी जल्दी बोलो यार, लिखना भी है, तो हम जल्दी जल्दी लिख देंगे टीपीए, सीपीसी, एमपी अकोमोडेशन, एमपी एसी लिख देते हैं, एमपी अकोमोडेशन में एमपी एसी, एमपी अकोमोडेशन समझ में आ जाता है, ठीक है। एमपी एसी, एमपी एलआरसी लिख देते हैं, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के लिए, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आईटी एक्ट बोल देते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं पॉक्सो एक्ट बोल देते हैं। ऐसे ही सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेस, रीएड्रेसल एंड कंप्लेंट एक्ट वगैरह, प्रिवेंशन एक्ट, इतना लंबा लंबा नाम है, इसको बोल देते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हरासमेंट एक्ट या सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एक्ट के नाम से इस प्रकार से जानते हैं। चलिए, अब ये सबसे पहले इसका नाम पढ़ के इसको क्या कहा जा सकता है, मे वर्ड है, इसको ये कहा जा सकता है। दूसरा, इसका एक्सटेंड कहां पे होता है, तो देखिएगा इसका एक्सटेंड का क्या ये पूरे भारत में लागू होता है? यस, ये पूरे भारत में लागू होता है, और ये अभी से पूरे भारत में लागू नहीं होता 2019 से, मतलब ये मत समझिए कि जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तब से लागू रहा, बल्कि ये एक्ट पहले से ही कहां पे लागू होता है? ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, मतलब ये पूरे भारत पे लागू होता है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पे लागू होता है, एक्सेप्ट द टेरिटरी, उन टेरिटरीज को छोड़ के, मतलब उन टेरिटरीज को छोड़ के, इमीडिएटली बिफोर द 1 नवंबर 1956, एक नवंबर 1956 के पहले, वेयर कंप्राइज इन द पार्ट बी, जो पार्ट बी में थी, और स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब या दिल्ली, इन पर उस समय लागू नहीं होता था। लेकिन आज की बात की जाए, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस की, तो टीपीए पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। अब ये कोई एक्सेप्शन थे, क्योंकि जैसे अगर हम दिल्ली लिखा है, तो दिल्ली में भैया 1 दिसंबर 1962 को दिल्ली में लागू कर दिया गया। पहले पंजाब में नहीं होता था लागू, तो 1 जनवरी 1915 में पंजाब को लागू कर दिया, क्योंकि 1882 का था ना ये एक्ट। पहले कुछ जगह पे लागू नहीं होता था, लेकिन धीरे 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 करके आज की स्थिति ये है कि टीपीए इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया, पूरे भारत पे लागू होता है। तो चाहे वो दिल्ली शब्द लिखा हो, जैसे मुंबई पे लागू नहीं होता था, तो 1 जनवरी 1893 में मुंबई में लागू हो गया था। पंजाब में मैंने आपको बता ही दिया, 1 जनवरी 1915 में पंजाब को भी एप्लीकेबल हो गया। और मैंने शब्द लिखा है दिल्ली, दिल्ली में भी कब लागू हो गया? 1 दिसंबर 1962 को दिल्ली में भी लागू कर दिया। अब आज की स्थिति है कि टीपीए में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टीपीए इज एप्लीकेबल टू, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में होगा जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एप्लीकेबल टू होल इंडिया, इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर होल ऑफ इंडिया, या एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सम पार्ट्स। तो आपको लगाना है होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पे क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब इस पे इसका सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाइए सीधे, फर्स्ट वाला पॉइंट आप चाहो तो छोड़ दीजिएगा। ये सॉरी फर्स्ट वाला, बट द एक्ट और एनी पार्ट देयर part thereof may be notified by the official gazette be extended the whole of part or any part to satisfied by the state government concerned। कुछ नहीं लिखा है, सीधा सीधा कह रहा है कि लेकिन अगर सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे, तो वो जैसे पहले उसने बोल दिया ना कि पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, कुछ पार्ट्स पे एप्लीकेबल होता है 1882 में, लेकिन बोला कि जो राज्य सरकारें होंगी वो चाहे तो इसे अपने यहां लागू कर सकती है। तो मैंने आपको बताया ना, दिल्ली ने भी लागू कर लिया, पंजाब ने भी लागू कर लिया, मुंबई ने भी लागू कर दिया, सब जगह लागू होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर दी गई थी, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट को अपने यहां लागू
कर सकती, तो उसने लागू कर लिया था। अब वो लागू जब भी करेंगी वो विथ मॉडिफिकेशन भी कर सकती है, क्या हो सकती है, कुछ चेंजेस भी कर सकती है, क्योंकि स्टेट अमेंडमेंट हो जाते हैं। स्टेट अमेंडमेंट का मतलब होता है राज्यों के हिसाब से। आपने बहुत जगह नहीं पढ़ा, जैसे बहुत ज्यादा प्रोविजंस होते हैं तो राज्यों में थोड़े थोड़े प्रोविजंस में चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, जनरली बताऊं तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जैसे सेक्शन 90 है, तो 90 में लिखा हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर यूपी जाओगे तो यूपी ने 30 साल को 20 साल कर दिया है। तो याद रखिएगा जो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी ना, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसपे विधि दोनों बना सकते हैं, राज्य बना सकते हैं और केंद्र भी। लेकिन जब भी राज्य किसी समवर्ती सूची में, कानून तो केंद्र का है, राज्य उसमें संशोधन कर सकती है, कर सकती है, लेकिन जब भी राज्य संशोधन करेगी तो इस प्रकार से करेगी कि उस एक्ट की जो मूल भावना है या उस प्रोविजन का जो मूल नेचर है वो चेंज ना हो जाए। आप 30 को 20 साल कर दीजिए, वो सही है, लेकिन सेक्शन को ऐसा चेंज किया कि जिसकी वजह से उसका मतलब ही बदल जाए, वो नहीं करोगे आप। तो इस एक्ट में संशोधन कर सकती है राज्य सरकार, उसने बता दिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट देख लीजिएगा, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और राज्य सरकार के लिए कह रहा है कि और राज्य सरकार फॉर द टाइम टू टाइम, समय समय पर, बाय नोटिफिकेशन, क्या होती है, अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके, अर्थात अधिसूचना निकाल के, एग्जेम्प्ट आइदर रेस्ट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिव। रेस्ट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से भी आपको क्या कर सकती है, माफी दे सकती है, या आगे के लिए भी माफी दे सकती है। किस चीज से, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रॉम ऑल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नेमली। तो इन प्रोविजन जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इन प्रोविजन के लागू होने से रेस्ट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली क्या कर सकती है, आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है। एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, माफ कर सकती है। जैसे मैंने कहा, राज्य सरकार, एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे यहाँ ये नियम नहीं लागू होगा रेस्ट्रोस्पेक्टिवली, या वो कह सकती है कि मतलब जैसे पहले लागू होते ना, बोले कि भैया वो पुराने डेट से हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, या कह सकती है आगे वाली डेट पे हमारे यहाँ ये वाले नियम लागू, पूरी टीपीए नहीं, केवल इन नियमों को। जैसे अब कौन कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 54 का क्लॉज 2 और 3, 59, 107 और 123। पहले इनको समझाता हूं, लिख लीजिए कौन कौन से को स्टेट गवर्नमेंट को कह रहा है पावर है। क्या पावर है, क्या पावर दी गई है, एग्जेम्प्ट करने की। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, माफ करने की। किस चीज को, कि जो प्रोविजन होंगे ना, प्रोविजन, कौन से प्रोविजन, कहता है कि 54 का क्लॉज सेकंड और थर्ड, और 59, और अब ये प्रोविजन है क्या, पहले 3 है, चलिए 1 2 3, चलिए इन प्रोविजंस को चाहे राज्य सरकार तो एग्जेम्प्ट कर सकती है अपने यहां से। पहली बात प्रोविजन का, ये प्रोविजन है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन है। जैसे कभी भी संपत्ति खरीदी और बेची जाती है ना, तो अब जैसे बोलते हो ना, जैसे कभी आपने सुना होगा, हम भैया हम बोले प्रॉपर्टी खरीद रहे, प्लॉट खरीद रहे, तो व्यक्ति क्या कहता है, बोले रजिस्ट्री करा रहे हैं। बोलता है सुना कि नहीं सुना, कि भैया कहाँ जा रहे हैं, बोले वो तहसील में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, बोले हम रजिस्ट्री करा रहे हैं। रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्रेशन, अपनी भाषा में रजिस्ट्री बोल दिया, रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्रेशन। तो आपको पता होगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको तभी आप खरीद या बेच सकते हो जब उस पर रजिस्ट्रेशन होगा। इनकेस जैसे समझो मुझे ये बोतल आपको बेचनी है, मैंने कहा इट कॉस्ट यू 100 रुपीज, मैंने कहा अगर किसी को 100 रुपीज में बोतल खरीदनी है तो खरीद लो। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर डायरेक्टली किया जा सकता है, मतलब इसको डिलीवरी के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मुझे 100 रुपए दीजिए, मैं आपको दूंगा ये। आपने कभी कुरकुरे खरीदे हो या लेस खरीदे हो, खरीदे ही होंगे कभी ना कभी, तो क्या वो आपसे जब कुरकुरे खरीदते हो दुकान से तो रजिस्ट्रेशन कराता है क्या, कि लो भैया वो लेके आओ डॉक्यूमेंट, पहले उसमें साइन कर। तुम अगर कोई ऐसा कराए तुम कहोगे भैया हमें नहीं खरीदने तुम्हारे कुरकुरे, यही कहोगे ना। तो कभी आपने देखा है, आपसे जनरली पूछ रहा हूं, कि अगर आप कभी किसी से कुरकुरे खरीदने गए हो या आपने कभी किसी से मोबाइल खरीदा हो, तो क्या उसने रजिस्ट्री कराई है आपके साथ कि मोबाइल की रजिस्ट्री होगी। तुमने पैसा दिया, उसने तुम्हें बिल काट के दिया, वो तुम कौन, वो कौन, तुम भूल गया वो तुम्हें। लेकिन कभी भी आप मूल प्रॉपर्टी को सेल करोगे या इन चीजों को सेल करोगे जो यहां पे दी गई है, कभी अपना मकान सेल करके दिखाओ बिना रजिस्ट्री के। किसी व्यक्ति से कहना मकान तो बेचेंगे लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, कहेगा धरे रहो मकान अपना। अदरवाइज कल रजिस्ट्री नहीं होगी तो कल के दिन तुम उसका मालिक ही ट्रांसफर, मतलब ओनरशिप जो ट्रांसफर होगी वो कैसे होगी, बाय द वे ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेम चीज कह रहा है कि जब हम किसी चीज प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं, जिसको बोलते हैं बंधक, मैंने अपनी संपत्ति आपको बंधक बना दी, बंधक में दे दिया। बंधक बताऊंगा क्या होता है, जिसको हमने अपनी भाषा में गिरवी शब्द बोला था। तो जब तो उस पर भी क्या कराना पड़ता है आपको, रजिस्ट्रेशन। सेम कह रहा है रजिस्ट्रेशन किस पे होता है,
लीज पे अगर आप किसी व्यक्ति को लीज पे प्रॉपर्टी दोगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, और सेम अगर आप किसी अपनी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते हो, दान देते हो, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब इन प्रोविजंस को स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। वो कह सकती है कि हमारे रजिस्ट्रेशन की फीस इतने, इनको माफी देखते हैं। जैसे आप देखते हो ना जनरली स्टेट गवर्नमेंट कह देती है कि भाई हमारे यहाँ जो SC STs होंगे उनको रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है तुम कहे भैया छूट दे रहे, वो कह देता हमारे जो BPL धारक होंगे, जिनको BPL कार्ड है, उनको रजिस्ट्रेशन फीस देनी नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, क्या वो ऐसा कर सकती, कर सकती है, या कह देती कि हमारे यहाँ भैया फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी। लेकिन कर सकती है, लेकिन करती नहीं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा राजस्व मिलता है। उसको क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू मिलेगा, उसी से तो सरकार चलती है। आपको जो सरकार बड़ी बड़ी स्कीम्स के तहत पैसा देती है, या रोडें बनवाती है, या तमाम चीजें करती है, वो कहां से पैसा आता है, इन्हीं जगह से। तो ये चीजें, और इसलिए सरकार क्या करती है, प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर, ये एक्ट बात करता है। देखिए, ट्रांसफरबिलिटी इज अ जनरल रूल। एक्ट क्या बोलता है, ट्रांसफरबिलिटी एक जनरल रूल होगा। मतलब लॉ भी चाहता है कि ट्रांसफरबिलिटी बनी रहे, ट्रांसफरबिलिटी रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये मेरी प्रॉपर्टी हो, ये मेरी रह जाए, और आपकी प्रॉपर्टी आपकी रह जाए, कभी ट्रांसफरबिलिटी हो ना, तो हम कहे मेहनत करें ज्यादा, तुम कहे मेहनत करो। हमें पता है कि हम कितनी भी मेहनत करते, जीवन में हमें इसी मकान में रहना है, तो नहीं मकान में रहना है। तुम कहोगे ऐसी मेहनत का क्या मतलब, फिर हम कम मेहनत करेंगे, और फिर यहां से विकास भी नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन इसलिए चाह रहा है कि एक प्रॉपर्टी बार बार बिके, सरकार को तो फायदा है, ये दूसरी तरफ है। लेकिन जब ट्रांसफरबिलिटी होती है, किसी चीज को बार बार ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके रेट्स में इंक्रीज होता है, और वहां क्या होता है, बहुत सारी डेवलपमेंट भी होता है। समझो आज ये मकान है या मॉल बन रहा, मैं इस चीज को, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना कर पाऊं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं कहीं पे मॉल खोल दूं, मैं कहीं पे फैक्ट्री खोल दूं। अब मैंने कहा भाई ये प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है, सामने वाला कह रहा प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर होती नहीं इंडिया में, तो अब बताइए क्या पॉसिबल है आपके लिए फैक्ट्री खोलना। तो इसीलिए कहा जाता है ट्रांसफरबिलिटी जनरल रूल है, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करने के लिए अवरोध नहीं डालना आपको, किसी को रोकना नहीं है ट्रांसफर। अगर ट्रांसफरबिलिटी पे आप रोक लगाओगे, तो वो एग्रीमेंट अगर आपने ऐसा किया, तो एग्रीमेंट वॉइड माने जाते हैं। हम सेक्शन 10, 11, 12 वगैरह आप आपको बताएंगे, तो उसमें आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो बेसिक रूल समझ में आया कि लॉ भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ट्रांसफरबिलिटी एक रूल है और जनरल रूल है, और नॉन ट्रांसफरबिलिटी जो होती है, संपत्ति को अंतरण ना करना, ये उसका एक एक्सेप्शन होता है। तो जनरल मामलों में हमें प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करना है। चलिए, अब आ गया रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन हो गए, आगे आ जाता है एक और क्लॉज है इसमें, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग पार्ट। कहता है कि इस फोरगोइंग पार्ट में जो आगे है, द सेक्शन 54 क्लॉज 2 3 59 107 123 नॉट एक्सटेंडेड और बी एक्सटेंडेड इन एनी डिस्ट्रिक्ट। तो कहता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को इस एक्ट में प्राथमिकता दी गई है, सीधा सीधा है, छूट दे सकती है राज्य सरकार, विस्तार नहीं कर सकती। तो मतलब यहां पे सीधा सीधा मतलब है, ये जो आपको पॉइंट मैंने बताया, ये कहती है कि जहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन को अधिमान्यता दी गई। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को आप तभी ट्रांसफर करोगे जब रजिस्ट्रेशन करोगे, और आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, नहीं होगी। वो उस एक्ट में, रजिस्ट्रेशन एक्ट में कौन संशोधन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। वो चाहे तो मना कर दे, एग्जेम्प्ट करने की मैंने बताई ना, इन प्रोविजन में एग्जेम्प्ट कर सकती है राज्य सरकार। लेकिन अगर राज्य सरकार ने एग्जेम्प्ट नहीं किया, और आप किसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफरबिलिटी के संबंध में आप अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर आपने देखा होगा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, इसकी दो सेक्शन है, एक सेक्शन है 17, एक सेक्शन है 18। जिसकी सेक्शन 17 बोलती है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की, कहती है कि व्हाट प्रॉपर्टीज मस्ट बी रजिस्टर्ड, किन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया ही जाएगा। तो अगर यहां पे लिखा है ये ए प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी, डी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया ही जाएगा, तो आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं किया तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। यहां पे लिखा है ट्रांसफर ऑप्शनल होगा, उसने एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी का कहा कि इन प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, करा लो तो करा लो, ना कराओ तो ना। तो यहां पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करा लोगी तो अच्छी बात होगी। जैसे मैं इतना बड़ा मकान खरीदा, उसमें लिखा था रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने तो अपनी और सिक्योरिटी के लिए करा लिया। कल के दिन भैया प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद होगा, तो मैं रजिस्ट्रेशन तो दिखा दूंगा कि रजिस्ट्रार से पूछ लीजिए भैया हमने यहीं पे प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो व्यक्ति इन जगह पे क्या कर सकता है, करा सकता है। लेकिन यहां पर अगर मस्ट शब्द लिखा है, तो कहता फिर अगर कहीं पर भी इस एक्ट में, जैसे भी इसलिए अभी पढ़ा रहा हूं, ये आपका एक इंट्रोडक्शन ही टाइप का है, ये कह रहा है कि अगर इस एक्ट में कहीं पर लिखा है कि इस प्रॉपर्टी का क्या कराना पड़ेगा,
रजिस्ट्रेशन। तो यू हैव टू रजिस्टर दैट प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफरेबिलिटी तभी आपकी इफेक्टिव होगी जब रजिस्ट्रेशन कराओगे। बिना रजिस्ट्रेशन के आप ट्रांसफर करते रहिए, ट्रांसफर की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए यहां पे दो चीजें बताई। तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का आप ऐसा पढ़ सकते हो कि इस एक्ट के जिन प्रावधानों में रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की गई, मतलब इस एक्ट को रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ पढ़ना है। इस एक्ट को किसके साथ पढ़ना है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के। मतलब जहां जहां इस इन सेक्शंस में रजिस्ट्रेशन की बात होगी, मतलब समझ जाइए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात कर रहा है। और अगर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया तो, और जब तक स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट ना किया हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है। एग्जेम्प्ट कैसे कर सकती है? पूरी तरीके से भी कर सकती है, पार्शियली भी कर सकती है, फीस में एग्जेम्प्ट कर सकती है, या प्रोसेस में एग्जेम्प्ट कर सकती है। और फीस में मैं आपको बताता हूं ऑलरेडी एग्जेम्प्ट। जैसे एमपी का नियम है कि एमपी में अगर महिलाएं खरीदती है ना जब प्रॉपर्टी, तो महिलाओं के नाम से क्या होती है? रजिस्ट्री होती है। तो उनको जो भी फीस होती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर पुरुषों को 5% फीस लगी तो महिलाओं को 4%। ऐसा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि प्रोसेस का नियम है। महिलाओं को 1% प्रोसेस फीस में कमी लगती है। तो जनरली क्या करता है व्यक्ति, जब लंबी प्रॉपर्टी, महंगी प्रॉपर्टी खरीदता है ना, तो उस प्रॉपर्टी पे क्या करता है व्यक्ति? प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम या अपने बेटे या बेटियों के नाम खरीद लेता है। कि उससे क्या हो जाता है? अब समझो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, खरीद रहा है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे 4% कोर्ट फीस लगेगी, या सॉरी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी 4%, तो 4 लाख लग रही। अब उसको लगा कि यार 4 लाख को कैसे बचाया जाए, तो व्यक्ति कोई कोई क्या करता है, दिमाग वाला, उसने क्या किया प्रॉपर्टी को, उसने अपनी वाइफ के नाम खरीद लिया। तो वो 4% की जगह क्या होगा? 4 लाख की जगह 3 लाख रुपए लग जाएगा। ये चीज होती है। दूसरा एक तरीका होता है जैसे रजिस्ट्रेशन की फीस बचाने का, एक कभी कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पे खरीद लेता है। जैसे आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी में, लेकिन गिफ्ट के तौर पे हर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती, ये भी आपको पता होगा। जैसे मुझे पता है गिफ्ट में देखो क्या होता है जनरली, जैसे मैं आपको नियम बताऊं, अगर यहाँ पे जैसे समझो 4% लग रहा है आपका रजिस्ट्रेशन कराने में, जब सेल करोगे ना, तो रजिस्ट्रेशन कितना लग रहा है? 4%। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं सेल करूंगा रजिस्ट्रेशन, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 4 लाख तो लग रहा है, तो 4 लाख छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है। व्यक्ति, कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको 4 लाख में जो अपना जीवन व्यतीत कर ले, उनके पास 4 लाख रुपए होता है तो अपना घर ही बनवा लेते, लेकिन कोई व्यक्ति 4 लाख केवल रजिस्ट्रेशन फीस दे रहा है, तो उसे लगता है कि यार एक आध हम बचा ले। तो उसने सोचा, उसने किसी से पूछा कि भैया हम क्या करें, तो उसने कहा गिफ्ट दे दो, दान दे दो प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जाता है तो केवल 1% क्या लगता है, ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये वेरी टू वेरी, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, स्टेट बढ़ा सकती है। तो समझो उसको पता चला कि भैया यहाँ पर 1% लगता है, तो मतलब जो 4 लाख आपके लग रहे थे, गिफ्ट करोगे तो 1 लाख लगेगा। तो आप सोचो कि हर व्यक्ति फिर गिफ्ट क्यों नहीं दे देगा? नहीं, गिफ्ट मैंने आपको बताया था, गिफ्ट नेचुरल लव और अफेक्शन में होना चाहिए। पहले आप अपना रिश्ता साबित करिए, किसको गिफ्ट दे रहा है। बोले मोहल्ले के बोले अंकल थे, बोले हमें बहुत सुबह टॉफी खिलाते थे, तो हम बड़े हो गए, तो अंकल जी को हम क्या कर रहे हैं, अपने बदला, उनकी टॉफियों का बदला दे रहा है, तो अपना घर ही। तो कानून इतना मूर्ख नहीं है कि तुम्हारी, तुमने जो 4 टॉफी अंकल जी ने खिलाई थी, तुम उनको 1 करोड़ की संपत्ति दे दोगे। वो समझ जाएगा कि तुम प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अपने क्यों दे रहे हो, अपना कोर्ट फीस बचाने के लिए दे रहे हो, या कोर्ट फीस सॉरी, रजिस्ट्रेशन फीस बचाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन तभी होता है, मतलब आपको ये सॉरी, दान तभी दिया जाता है, या दान तभी इफेक्टिव होता है जब आपके बीच में नेचुरल लव और अफेक्शन हो, मतलब सगे भाई हो आप लोग, या पिता अपने बेटे को या बेटी को दे रहा है, पति अपनी पत्नी को दे रहा, पत्नी अपने पति को दे रही, या भाई अपनी बहन को, बहन अपने भाई को दे रही है, या अपने दादा अपने पोते को दे रहे हैं। तो अगर ऐसे रिलेशन होते हैं, नेचुरल लव हो, मतलब नेचुरल लव का मतलब आपने कोई लव का रिलेशन बनाया ना हो, कि मतलब हमारे मोहल्ले के अंकल जी हैं तो हमसे, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे अंकल जी, वो हो सकता है अच्छे हो, नेचुरल लव नहीं आ रहा है इसमें। नेचुरल लव कैसे आता है? नेचुरल लव का मतलब होता है आपके रिश्ते होना चाहिए, और जनरली खून के रिश्ते होने चाहिए जनरली, ठीक है। और इफेक्शन मतलब आप उसमें उनको इफेक्शन आप करते हो ना, नैसर्गिक प्रेम, और वर्ड क्या था? स्नेह। स्नेह भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि है तो भाई भाई, लेकिन पता चला 5 साल से बोले ही नहीं रहे एक दूसरे से। तो ऐसा नहीं कि नेचुरल लव की वजह से नहीं होगा, इफेक्शन भी होना चाहिए कि भैया दोनों के बीच में सौहार्द एक प्रकार का हो। तो इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पे आ जाती। इज इट नाउ क्लियर? इस वाले पॉइंट को अगर नहीं समझ में आया तो उसको आप लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ, अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। ये जो नॉट स्टैंडिंग वाला पॉइंट है, इसको आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखवा देता हूँ, जल्दी से राइट डाउन करिए। मीडियम क्या है आप लोगों का? दोनों का इंग्लिश है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन लिखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा रहे हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, केवल इस वाले पॉइंट को लिखवा रहा हूं, नॉट स्टैंडिंग वाले को, बाकी तो सब समझा ही दिया है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, पैरा 2 एंड 3, पैरा 2 एंड 3, 59, 107, 123 shall not be shall not be enforced in the district, shall not be enforced in district or territory
where the provision of Registration Act 1908, where the provision of Registration Act 1908 do not apply, do not apply. अधिनियम की धारा 54 पैरा 2(3), अधिनियम की धारा 54 पैरा 2(3), धारा 59 59, धारा 107 123 107 123 के प्रावधानों को उन जिलों या के प्रावधानों को उन जिलों या भूभाग पर लागू नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा जहां भारतीय पंजीकरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन का नाम पंजीकरण अधिनियम हिंदी में बोल देते हैं, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधान लागू नहीं है। 1908 के प्रावधान नहीं, मतलब सीधा सीधा क्या समझ में आया सेक्शन को पढ़ के, ये पॉइंट को समझ के आया कि जहां जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होगा वहां वहां ये सेक्शन लागू होंगी, ये वाले क्लॉज। जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लागू होगा, समझो रजिस्ट्रेशन एक्ट कह रहा है कि हम पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझो रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कह रहा है कि हम कहां अप्लाई होते हैं, होल ऑफ इंडिया। लेकिन कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट कह रहा है कि हम जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा, ऐसा समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कह रहा है कि भैया हम तो पूरे भारत में लागू होते लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, और ये सेक्शन क्या कह रही है कि रजिस्ट्रेशन कराओ। अब रजिस्ट्रेशन कहां से कराओ जब रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होगा, तो कहता है ये सेक्शन सब्जेक्टेड टू रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ी जाएगी। तो जहां जहां रजिस्ट्रेशन, समझो इन जगहों पे रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, अगर यहां रहा रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो इन जगहों पे ये सारी की सारी सेक्शन अप्लाई हो जाएंगी। कोई ऐसी जगह है, समझो मैंने एग्जांपल के तौर पे निकाल लिया जम्मू एंड कश्मीर, या मैंने एग्जांपल के तौर पे नागालैंड निकाल लिया, ठीक है, नागालैंड, वहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट ही लागू नहीं होता, तो क्या ये वाले प्रोविजन रजिस्ट्रेशन के लागू होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रोविजन मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ पढ़ने हैं। जब रजिस्ट्रेशन एक्ट ही अप्लाई नहीं होगा तो फिर इन सेक्शन को अप्लाई कैसे कर दोगे? सेक्शन तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की है ना, तो ये आपको यहाँ पे बता रहा था। इज इट नाउ क्लियर? सेक्शन नंबर फर्स्ट सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो जर्नली सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है जर्नली, लेकिन इस एक्ट की सेक्शन चाहे वो एविडेंस एक्ट हो, अभी देखो कितने कितने एक्ट है, जैसे कौन कौन से एक्ट है जिसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की कहां पे है डेफिनेशन? 366 आर्टिकल, वो फॉर ना 2 में है ना 360। आईपीसी, आईपीसी की डेफिनेशन कहां से? 6 से लेके पुरानी आईपीसी जो अभी चल रही है, अब इस रिकॉर्डिंग को बाद में देखोगे तो पता चला आईपीसी बदल जाए, ठीक है, तो वहां कहां पे दी गई है? 6 से लेके 52A तक, 52A तक, ये दो। इसके साथ साथ एविडेंस की कहां पे दी गई है? सेक्शन 3 में। एविडेंस की भी कहां पे है? सेक्शन 3 में दी गई है। इसके साथ साथ अभी आप लोग पढ़ के आए हो एनआई एक्ट, एनआई एक्ट में केवल एक ही डेफिनेशन दी गई है बैंकर की, वो भी कौन सी सेक्शन में? 3 में है। इसके साथ साथ आप लिख लीजिए टीपीए, टीपीए की कहां पे? अब जैसे सीआरपीसी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, कहां पे थी? सेक्शन 2 में, ठीक है। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कहे की? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कहे में थी? सेक्शन 2 में। एकोमोडेशन एक्ट पढ़ के आए, कहे में थी? सेक्शन 2 में। तो बहुत सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, कुछ की 2 में नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन 2 में नहीं है। 2 में क्या बताएगा? रिपीलिंग एंड सेविंग, ये अधिनियम किस किस पर प्रभाव नहीं डालता है और किस किस को रिपील करता है, कुछ राइट्स और कुछ लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है। बेसिक चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ बहुत सिंपल चीजें कह रहा है, दो तीन चीजें सुनिएगा। पहले कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे? कहता है कि एक्ट किस किस पर इफेक्ट नहीं करेगा, सुनिएगा। तो कह रहा है कि रिपील, रिपील ऑफ एक्ट, रिपील का क्या मतलब होता है? किसी चीज को निरसित कर देना, निरसित मतलब खत्म कर देना। तो ये एक्ट आने के पहले क्या कोई और प्रोविजन थे क्या इसने एक्ट ने किसी चीज को रिपील किया है? पढ़ लेते हैं। दूसरा कहता है सेविंग, क्या कुछ अन्य अधिनियमों को ये बचाता है, सेव करता है? जैसे मैंने बताया कभी भी इस मुस्लिम लॉ के, जैसे अभी आपको मैंने बोला था ना कि मुस्लिम लॉ के कुछ प्रोविजंस पे इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे आपको बताऊं, मुस्लिम लॉ में जो गिफ्ट होता है उसको हिबा बोलते हैं, ठीक है, आपने मुस्लिम लॉ पढ़ा होगा। तो मुस्लिम लॉ में जो गिफ्ट होता है उसको हिबा बोलते हैं, और हिबा को ट्रांसफर करने के थोड़े से प्रोविजंस डिफर है। वो वहां भी गिफ्ट है, वहां भी दान है, यहां भी दान है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा प्रोविजंस अलग है। तो उनपे क्या ये एक्ट इफेक्ट करेगा? नहीं। ऐसे बोलते हैं मृत्यु शरण दान होता है, जिसको डोनिशियो मोटिस कॉजा कहा जाता है। बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि होता क्या है।
उस पर क्या टीपीए इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पर टीपीए इफेक्ट नहीं करता है, उसको सेव कर लेता है, मतलब सेविंग कर दिया है कि भैया इस एक्ट के आने से टीपीए से उन प्रावधानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ राइट्स और लाइबिलिटी की बात करता है कि भैया अगर कोई व्यक्ति को संपत्ति ट्रांसफर करोगे तो क्या प्रॉपर्टी जाती है? नहीं, प्रॉपर्टी के साथ राइट्स और लाइबिलिटी भी चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो मैंने ये मकान आपको बेच दिया, तो केवल मकान बेचेगा? नहीं, मकान के साथ जो जो मेरे अधिकार थे मेरे इस मकान पे, मेरे अधिकार क्या है मकान पे? रहने का। मैं इस मकान पे रह भी सकता हूं, किसी को किराए पे भी रख सकता हूं, खाली बंद करके भी रख सकता हूं। मेरा मकान, मैं कुछ भी करूं। मेरे राइट्स है कि नहीं है बताइए? दीज आर माई राइट्स और नॉट? इफ दिस इज माई हाउस, मैं इस हाउस पे क्या करूं? मैं इस हाउस पे काले कलर का कलर पुतवाऊं, बिना कलर के रख दूं, मैं इस पे कुछ भी करूं, मेरे राइट्स है इस मकान पे कि नहीं है? मुझे लगता है मुझे 4 मंजिल बनवाना है तो मैं बनवा लूंगा। परमिशन अगर मेरे पास है गवर्नमेंट की तो मैं बनवा लूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं। आई हैव सम राइट्स। मेरे पास राइट्स है कि इस मकान में मैं कब आता हूं कब जाऊं, मैं इस मकान को बंद रखता हूं, ताला लगाता हूं, नहीं लगाता, ये सारे के सारे। मैं अपने गेट में छोटा गेट रखूं, बड़ा गेट रखूं, मैं अपने में वेंटिलेशन रखूं, नहीं रखूं, एसी लगाता हूं, नहीं लगाता, ये सारे मेरे अधिकार है। तो अगर जब कोई व्यक्ति मकान को ट्रांसफर करता है ना, तो सारे के सारे राइट ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अब ये मकान तो तुम्हें बेच दिया, लेकिन तुम ऐसा मत करना। काहे ना करना? आप मकान के बिकने के बाद किसी भी प्रकार से, या किसी ने, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, मकान में एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो गया, आप किसी व्यक्ति को रोक नहीं कर सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि आपने अपने राइट ट्रांसफर कर दिए। जब आपके पास कोई राइट्स ही नहीं बचेगा तो फिर आप किसी को रोकोगे कैसे? लेकिन कुछ ट्रांसफर होते हैं ऐसे जिन पे आप सामने वाले व्यक्ति को रोक सकते हो। देखो, दो प्रकार के ट्रांसफर होंगे, जनरली सुन लीजिए, अभी बेसिक है। ट्रांसफर इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ट्रांसफर, सेकंड इज लाइफ टाइम इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, या आप बोलोगे नॉन एब्सोल्यूट ट्रांसफर, अपनी भाषा में कुछ भी पता है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऐसे ट्रांसफर होते हैं जिनके ट्रांसफर किए जाने पर सारे के सारे राइट्स एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाते हैं और कोई पार्टी कुछ भी फिर क्या नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकती। अब जैसे एब्सोल्यूट ट्रांसफर कौन से होते हैं? आपका एब्सोल्यूट ट्रांसफर पे आता है सेल, विक्रय। जब मैं आपको मकान बेच दूं, एब्सोल्यूट ट्रांसफर पे क्या आता है? एक्सचेंज आ जाता है। एक्सचेंज, जब आप संपत्ति को, मैंने बोला ना, मैंने अपना मोबाइल आपको दिया, आपने मेरा मोबाइल मुझे दे दिया। मैंने इस बैरक से दूसरे बैरक, समझो एक बैरक था जो मेरे पास हिंदी मीडियम का था, आपके पास इंग्लिश मीडियम का था। आपने कहा सर हिंदी मीडियम का धोखे से सर गलत बैरक आ गया। मैंने कहा मेरे पास भी आ गया। हमने कहे का है? इन्होंने कहा सर हमारा तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का है, समझ ही भी नहीं आती। हमने हमारा हिंदी, हमें हिंदी नहीं आती। हमने कहा ऐसा करें बदल ले, बोले बदल लो सर। एक्सचेंज हुआ। अब एक्सचेंज अगर हो गया तो एक्सचेंज एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। अब लोग कह रहे हैं सर बदल तो लिया लेकिन उस पे लिखना नहीं। हमने कहे अरे भैया, अब हमारे तुम्हारे अपने राइट्स क्लेम ट्रांसफर कर दिया, हम इनसे कहते हैं कि भैया तुमने लिख लिया, इस पे कवर मत चढ़ाना कभी, या इसको ऐसे ही रखना, नाम हमारा लिखे रहने देना ऊपर। ये कह रहा हमारा हो गया, हम नाम, ये कह रहे सर हमारा नाम मत में डालना, बड़ा दर्द होता है हमारा नाम मिटे तो ऐसा ये कह सकते हैं क्या? इनके अगर ये कहेंगे तो इनका सुनने वाला कौन है? भैया उसको मैं पेज ही फाड़ दूं? मैं कहता हूँ नाम मिटाने की छोड़ो, मैं पेज फाड़ दूंगा जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। तो क्या कोई ऐसे रोक सकता है क्या? नहीं। एब्सोल्यूट ट्रांसफर के बारे में वैसी गिफ्ट, गिफ्ट भी क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गिफ्ट करता है तो उसके बाद उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। लेकिन जो कंडीशनल ट्रांसफर होते हैं, जैसे लीज और मॉर्गेज, इस एक्ट की बात कर रहे हैं अभी, इन पे क्या होता है? व्यक्ति को एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं किया जाता। जैसे समझो मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी लीज कर दी, मैंने आपका मकान अपना आपको 10 साल के लिए लीज पे दे दिया, तो इस पर होता ही होता है राइट टू एंजॉयमेंट। यहां पर मैं आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूं। मैं कहूंगा 10 साल रहोगे लेकिन कोई भी अल्टरनेशन मत करना। वो कह, और अगर करना तो मुझसे पूछ के करना। वो कहता है कि सर ये कमरा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं 2 कमरों में कन्वर्ट कर लूं, एक में हमारी किचन हो जाएगी और एक में हम लोग रह लेंगे। तो मैंने कहा नहीं। तो क्या वो अपनी मर्जी से कर सकता है? नहीं कर सकता, लीज क्योंकि राइट टू एंजॉयमेंट है। लेकिन अगर मैं किसी को ये प्रॉपर्टी सेल कर दूं तो उसको जो करना होगा उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो याद रखिएगा, जो एब्सोल्यूट ट्रांसफर्स होते हैं, एब्सोल्यूट ट्रांसफर में क्या होता है? आप किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। लेकिन जो ट्रांसफर होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होता, यू कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वहां पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। और वैसे ही दूसरी चीज, जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर के साथ उसके राइट्स भी जाते हैं, तो लाइबिलिटी आती है। इनकेस मैंने आपको ये मकान बेच दिया, चलिए मैंने ये मकान किसको बेच दिया? मार्की को ये मकान बेच दिया। मार्की इसके कौन हो गए? ओनर हो गए। अब मुझे बताइए, अगर इस मकान के ओनर हो गए तो क्या होगा? इनके पास जो अधिकार मेरे पास थे, मेरे पास क्या अधिकार है? इस मकान में रहने का अधिकार है,
मकान को किराए पे देने का अधिकार है, मकान को बंद करने का अधिकार है, मकान में कंस्ट्रक्शन कराने का अधिकार है, मकान के कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का अधिकार है। मुझे लगता है ये बिल्डिंग सही नहीं है, मैं तोड़ दूंगा पूरी। तो मेरे पास जो राइट्स इनके पास ट्रांसफर हुआ कि नहीं, सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अधिकार नहीं, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होंगी। लाइबिलिटी क्या होंगी? मेरे पास लाइबिलिटी है, मकान में रहता हूं, अगर किराए, मेरे पास क्या लाइबिलिटी बनती है? कुछ लाइबिलिटी से, जैसे बिजली का बिल आएगा मैं भरूंगा कि नहीं भरूंगा? तो अगर मेरी लाइबिलिटी थी तो मैंने अगर मकान ट्रांसफर किया, तो अब मार के रहे तो मार बिल मेरे नाम से तो ही ना आएगा। ये कह रहे सर मैंने मकान तो ट्रांसफर किया था, मकान लिया था किराया ना, वो ना लिया था बिजली का बिल, बिजली का बिल आप ही भरोगे, हम क्यों भरेंगे? अगर आप यहां से क्या करोगे, पानी भरोगे, समझो अगर अपने पास सरकारी नल लगा हुआ है, पानी आता है, तो पानी कौन, पानी का टैक्स कौन देगा, पानी का मनी कौन देगा? ये देंगे। इसके साथ साथ हाउस टैक्स होता है, जिसको बोलते हैं हाउस टैक्स या बिल्डिंग टैक्स होता है, अकोमोडेशन पड़ा था, ये किसको देना पड़ेगा? हाउस और बिल्डिंग टैक्स, ये भी उसी व्यक्ति को देना। अगर मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने अपनी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी है, तो ये सारे के सारे अधिकार किस व्यक्ति के पास चले जाएंगे? उस व्यक्ति के ऊपर भी लाइबिलिटी चली जाएंगे जिसको मैंने ट्रांसफर किया है। सर लेकिन जब हम किसी टीम में, हाँ बहुत राइट नहीं मिलते तो भैया राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ना। जैसे इनका कहना है कि जब हम किसी मल्टी में घर अधिक वो लेते हैं, जैसे मल्टी होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो समझो 10 मंजिला की है, तो उसमें लिखा है कि भैया आपको ये अधिकार मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने पूरी मल्टी थोड़ी ना खरीद ली, उसका एक पोर्शन खरीदा है ना। या तो पूरा का पूरा एरिया खरीद लो, इस एरिया में मल्टी थी आपकी, ये एरिया था आपका, ठीक है, ये एरिया था, ठीक है, इस एरिया को या तो क्या कर लीजिए आप, आपने केवल इतना एरिया खरीदा इन केस, तो आपको क्या होगा, आपके राइट रिस्ट्रिक्टेड है ना थोड़े से। आपने क्या कर ली, पूरी की पूरी मल्टी इस एरिया को खरीद लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप पूरे खरीदो, तोड़ो, डेमोलिश करो। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम मल्टी में अपने अधिकारों को गलत तरीके से यूज करेंगे, तो वहां पे आपके साथ 9 लोग और हैं, समझो 9 मंजिल है एक बिल्डिंग में, आपने क्या, आपने दूसरी, आपने सबसे नीचे वाली मंजिल खरीद ली, अब मंजिल खरीद के आपने सबको रोक दिया, गेट लगा दिया कि कोई ऊपर से नीचे ना उतरेगा, अब बताओ फिर क्या होगा? एक जनरली पूछ रहा हूं, फिर क्या होगा? पानी नीचे ही से जाता था सब जगह, ऊपर आपने काट दिया कि पानी हम ही भरेंगे, कोई पानी भी ना भरेगा, ठीक है, अब बताओ क्या करोगे? आप कह रहे हो कि हमारी जमीन में पाँव ना रखना, ऐसे भी होते हैं ना कुछ सन की लोग। तो इसीलिए भैया कुछ राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, आपने कहा कि नीचे पार्किंग हमारे वाले एरिया में, नीचे वाले में तो पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी होगी, बाकी सबकी बाहर होगी। तो ऐसा नहीं होता ना, तो आप के राइट्स क्या होते हैं, क्योंकि आपके राइट की वजह से अन्य व्यक्ति इफेक्टेड हो सकते हैं, तो इसलिए एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया जाता है वो। क्योंकि भैया मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पक्षकारों के मध्य किया गया करार विधि पर अधिभावी होता है। अगर पार्टीज ने एग्रीमेंट कर लिया तो फिर अलग बात है, अगर बिना एग्रीमेंट के किया तो मतलब कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपने एब्सोल्युटली मालिक थोड़ी ना हो जाते हो, हाँ उस प्रॉपर्टी के एक्सक्लूसिवली मालिक हो जाते हो, और उस पर भी हमें ये चीजें देखनी पड़ती है कि भैया क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ऐसा कोई कार्य ना करिएगा जिससे दूसरे व्यक्ति के राइट को इफेक्ट हो जाए। चलिए इसको जल्दी से सेक्शन को देख लेते हैं क्या बोलती है, फटाफट कहता है इन द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड, जहां पर यह अधिनियम लागू होता है, जिन जिन टेरिटरीज में, मतलब भारत में, for the time being in force, for the time being enactment specific in the schedule here to annex shall be repealed to the extent herein mentioned, but nothing in the nothing herein shall contain shall be deemed to be effect। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि इसके एक शेड्यूल दिया गया है, एक अनुसूची दी गई है, तो कह रहा है कि इस अनुसूची में, उसमें अनुसूची में जिस जिस चीज का जिक्र है, उस चीज को हमने क्या करी है, रिपील्ड कर दिया है। देखिए फटाफट एक अनुसूची दी गई है, सबसे 137 के बाद देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ एक्ट का नाम लिखा है, ये जो एक्ट लिखे है ना इसमें शेड्यूल में, इन एक्ट पर क्या ये, इस टीपीए के आने के बाद ये सारे के सारे चीजों को हमने क्या कर दिया है, रिपील्ड कर दिया है, निश्चित कर दिया। मतलब पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी, पहले जो प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होती थी वो किस माध्यम से होती थी, ये जो शेड्यूल दिया गया है ना, इस शेड्यूल में मतलब प्रोविजन, समझो कोई व्यक्ति, पंजाब का एक अलग लॉ था, सेंट्रल का अलग लॉ था, अवध का अलग लॉ था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ अलग प्रावधान थे, तो इसने सीधा सीधा कह दिया कि जिस दिन से ये एक्ट आएगा, ये सारे के सारे प्रोविजन, उसमें लिखा है कि कोई एक्ट पूरा एक्ट नहीं अप्लाई होगा, कि कोई पार्ट, तो कुछ में लिखा है होल 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 होल, मतलब पूरा का पूरा एक्ट ही खत्म हो गया, देखा यूसेज, फ्रॉडलैंड, कुछ में लिखा है कि उनका ये पूरा एक्ट होगा, या किसी में लिखा है कि इसकी सेक्शन 17 खत्म हो जाएगी, स्पेशल रिलीफ एक्ट में लिखा है उसकी 35 खत्म हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि जब से ये एक्ट आएगा, तो इस एक्ट के आने के साथ जो ये शेड्यूल है, क्या होगा शेड्यूल को लेके, वो शेड्यूल में जितनी भी चीजें मेंशन है वो अपने आप रिपील्ड हो जाएंगी, अर्थात खत्म कर दी जाएगी। दूसरा कहता है प्रोविजन, द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट नॉट हियर बाय एक्सप्लिसिट रिपील, लेकिन अगर उनको रिपील नहीं किया शेड्यूल 1 ने, तो वो लागू है।
दो चीजें करना है, जिनका नाम लिखा है वही एक्सप्रेसली रिपील्ड है, और जिनका नाम नहीं लिखा, समझो कोई ऐसा एक्ट था जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट। क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट का जिक्र आपके शेड्यूल में लिखा है? जल्दी से शेड्यूल देख लीजिए। क्या शेड्यूल में कहीं पर लिखा है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट लिखा है? लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट से भी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती, मैंने बताया। इंडियन सॉल्वेंसी एक्ट, इससे भी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। इंडियन सक्सेशन, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है? सक्सेशन के माध्यम से। तो क्या सक्सेशन से ट्रांसफर होती है? यस, होती है। लेकिन ये कह रहा है कि सक्सेशन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, क्या वो एक्ट रिपील हो जाएगा? कहता कि एक्ट वही रिपील होंगे जो शेड्यूल में लिखेगा। अगर शेड्यूल में नहीं लिखा है किसी एक्ट का नाम, मतलब वो रिपील नहीं है। तो क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट लिखा है? नहीं लिखा, मतलब क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट रिपील हुआ? नहीं हुआ, इंडियन सक्सेशन एक्ट बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन क्लियर हुआ? Second point, any term of incident or any contract or constituting of property which are consistent with the provision of this act and ठीक है, and are allowed by the law for the time being in force। कहता है कि कोई ऐसे प्रावधान है, जैसे कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एनी टर्म्स ऑफ इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट की कोई ऐसी शर्तें हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी का क्या है, कोई प्रॉपर्टी के संबंध में कोई लॉज है, विच आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन, जो इन प्रावधानों, इस अधिनियम के संगत है, संगत मतलब इसके साथ साथ चल रहे हैं, तो वो इस लॉ के माध्यम से अलाउ होंगे। समझिएगा, आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो इस अधिनियम के विपरीत नहीं है। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या की, सेल की, मैंने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट की। अब जो मैंने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट की, मैंने वो टीपीए के अकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन मैंने आपको गिफ्ट कर दी। तो अब ये कह रहा है कि अगर वो जो आपने गिफ्ट किया है वो इस एक्ट के अगेंस्ट नहीं गया है आपका, तो क्या वो बना रहेगा? बोले बिल्कुल बना रहेगा। लेकिन अगर आपने गिफ्ट किया और वो गिफ्ट इस एक्ट के अगेंस्ट है, टीपीए में कह रहा था कि भैया जीवित व्यक्तियों के मध्य गिफ्ट दिया जाएगा, और आपने एक मरे व्यक्ति को गिफ्ट दे दिया, तो एक्ट के अगेंस्ट किया कि नहीं किया? तो अगर एक्ट के अगेंस्ट है तो फिर वो बना नहीं रहेगा। लेकिन अगर सेव कर रहा है, देखो किसको, कॉन्ट्रैक्ट को सेव कर रहा है, कि अगर आप मतलब सेविंग कर रहा है आपके कॉन्ट्रैक्ट की, कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो इस अधिनियम के विपरीत नहीं है, तो आप पे हम इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे समझो आप मेरे सामने रहते हो, ना मुझसे बोलते हो, ना मुझसे कुछ मतलब है, जैसे मुझे आप परेशान नहीं करते, तो आप अपना रहो, मैं अपना रहूंगा। लेकिन आप मुझे वहां पे रहकर गाली देते तो डेफिनेटली फिर क्या करेगा यार, एक्ट कहता है कि फिर भी हम अपना आपको प्रभाव दिखाएंगे कि हमारा क्या प्रभाव है। अगर आप नॉर्मली बने रहोगे, आप हमारे इफेक्ट अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, ना हमारे अगेंस्ट कोई बातें कर रहे हो, ना आप हमारे अगेंस्ट कोई चीजें कर रहे हो, तो आप अपने अगर बने, ऐसे ही होता है ना। आगे चलते एक और प्रोविजन, इसके बाद आते हैं सी वाले में। कहता है एनी राइट और लाइबिलिटी, कोई भी अधिकार और दायित्व arising out of a legal relation, जो किसी विधिक संबंध से निकल रहा है, constituted before the act, जो इस एक्ट के पहले हुआ है, comes into the force of any relief in respect of any such or rights। तो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, कहता है कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व गठित किसी विधिक संबंध से उत्पन्न कोई अधिकार या दायित्व, या किसी ऐसे अधिकार या दायित्व के बारे में कोई अनुतोष, मतलब ये कह रहा है कि समझिएगा, अब आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्ट कैसा है, तो ये एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है। हंस का है रहे, क्या हो गया, क्या हो गया मार्की, बताओ। हम लोग भी हंस ले थोड़ा सा, सबको बताओ, सब हंसना चाहते हैं आज, हैं? अकेले अकेले हंस रहे हो, कोई बात हो तो हम लोग को भी बताया कर, तुम रोज हंसते हो वहाँ, तो हमें बड़ा बुरा इस चीज का नहीं लगता तुम हंसते हो, लेकिन इसका लगता है कि तुम अकेले हंसते हो वहाँ। पता ही नहीं है कैसी कौन सी तुम्हारे जीवन में खुशी है, टीपीए पढ़ते पढ़ते इतना खुश काहे हो रहे हो, हैं? कुछ नई चीज मिल गई क्या यहाँ पे? यहाँ कोई क्वेश्चन वोश्चन पता चल गया कि यहीं से आने वाला है? चलिए सुनिए, बात को सुनिए। कह रहा है इस अधिनियम के पहले, इस अधिनियम के पहले अगर कोई राइट्स, और आपको क्या लिखा है ना, देखो क्या लिखा, राइट्स एंड लाइबिलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर एक्ट, इस अधिनियम के पहले, एक्ट आपका 1882, तो क्या 1882 के पहले किसी व्यक्ति को कोई क्या प्रॉपर्टी में राइट्स और लाइबिलिटीज नहीं थी? क्या कोई राइट्स वगैरह नहीं मिलते थे? मिलते थे। तो कहते थे अगर वो राइट्स और लाइबिलिटी, राइट्स वगैरह थे तो उसके बने रहेंगे। ये अधिनियम को देखो, आपसे पूछा जाता है कि अधिनियम कैसा है, तो इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है मूल विधि। दो प्रकार के लॉज होते हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति की राइट्स के बारे में बात करता है, जो किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। तो जो जो मतलब अधिकार, जो अधिनियम किसी को अधिकार देता है, जो किसी को दायित्व देता है, जो चीजों को परिभाषित करता है, उस अधिनियम को मूल विधि कहते हैं। जैसे आईपीसी मूल विधि है, वैसे ही ये कैसी विधि, मूल विधि, मतलब आपको अधिकार दे रही है, कह रही है कि अगर इस अधिनियम के पहले आपको कोई अधिकार मिले थे
तो इस अधिनियम के आने के बाद आपके अधिकार खत्म नहीं होंगे, बल्कि आपके अधिकार बने रहेंगे। मतलब ये एक्ट आपको क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। क्लियर है ना? देखा है ना? सेव सॉरी एनी राइट और लाइबिलिटी, कोई भी अधिकार और दायित्व अराइजेस, जो आपको उत्पन्न हुए थे, कब उत्पन्न हुए थे? आउट ऑफ अ लीगल रिलेशन, दो पक्षकारों के मध्य जो लीगल रिलेशनशिप बना था, कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर, और ये जो आपके लीगल रिलेशनशिप बना था वो कब बना था? बिफोर दिस एक्ट, इस अधिनियम के पहले बना था। तो कहता है केम इनटू फोर्स, और एनी रिलीफ, या कोई आपको अलग से रिलीफ वगैरह मिली थी, रिलीफ मतलब कोई आपको रिलीफ मिल रही थी, कोई राइट्स और लाइबिलिटी में, तो ये सारी की सारी आपकी इस एक्ट के आने के बाद भी बनी रहेंगी। और ये डी पॉइंट होता है, ये कहता है कि सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये अधिनियम किस पर लागू होता है? ये एक्ट ऑफ पार्टीज पर एप्लीकेबल होता है, पक्षकारों के कृत्य पर। और मैंने आपको बताया था जिसको बोलते हैं ट्रांसफर इंटरवाइवस। और मैंने आपको दूसरी चीज बोली थी, ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ पे लागू नहीं होता है, मतलब जो विधि द्वारा अंतरण किए जाते हैं उस पे लागू, सॉरी, जो विधि द्वारा अंतरण किए जाते हैं उस पे लागू नहीं होता। लेकिन इसके मैंने बताया था इसके एक्सेप्शन है। तो दो एक्सेप्शन है इस अधिनियम में, जब ये एक्ट विधि द्वारा अंतरण पर भी लागू हो जाता है। एक सेक्शन 57 है जहां पर कोर्ट ट्रांसफर कर रहा है, और एक सेक्शन आपको दी गई है, कौन सी है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 मॉर्गेज का है। तो पूरा एक्ट क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिएगा, ये एक्ट कह रहा है कि हम केवल और केवल एक्ट ऑफ पार्टीज पर लागू होते हैं, जो पक्षकार अंतरण करेंगे केवल उन्हीं अंतरणों पर लागू होते हैं। हम ऐसे अंतरण पर लागू नहीं होते हैं जो कोर्ट के द्वारा किया जाता है या जो बाई लॉ किया जाता है। लेकिन इसके दो प्रोविजन है, एक सेक्शन 57 जो सेल के अधीन आता है, और एक पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 जो ये आपसे कह रहा है कि हम किस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। कहता है कि अगर कोर्ट ट्रांसफर कर रहा है तो उस पर भी हम एप्लीकेबल। जैसे समझो मॉर्गेज होता है ना, जब कोई प्रॉपर्टी आप किसी को बंधक रखते हो, तो बंधक आप किसी निश्चित समय के लिए रखते हैं। मैंने अपनी संपत्ति आपके पास बंधक रख दी, तो उसके बदले आपसे क्या ले लिए? 5 लाख रुपए ले लिए। और मैंने कहा कि 5 लाख रुपए ले रहा हूं, 5 साल के बाद आपके 5 लाख रुपए प्लस इसमें ब्याज आपका लौटा दूंगा। अब 5 साल में अगर मैं आपको प्रॉपर्टी ना दूं, मैं सॉरी आपको पैसा ना दूं, क्या करोगे? क्या करोगे? तो कोर्ट के पास जाएगा व्यक्ति, कोर्ट से कहेगा कि भैया देखो 5 लाख रुपए लिया है और ब्याज भी लिया है, प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, हमारी प्रॉपर्टी, मैं उनको देने को बैठा हूं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मांग रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा। तो आप कोर्ट कहेगा कि हाँ पैसे जरूरी, आपने कहा कि देखो प्रॉपर्टी अपनी ले जा, हमें पैसा दे दे बस। 5 साल हो गया, प्लस 5 साल का ब्याज 1 लाख रुपए हो गया, 6 लाख रुपए दे दे। तो अब मामला चलेगा कोर्ट में, तो कोर्ट व्यक्ति से कहेगा कि भैया पैसा दो। कोर्ट के कहने में भी नहीं देगा, तो उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा? अटैच किया जाएगा और सेल कर दिया जाएगा, कुर्क करके विक्रय कर दिया जाएगा। अब विक्रय कर दिया मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। प्रॉपर्टी मेरी थी, मेरी प्रॉपर्टी कोर्ट ने क्या कर दी? ऑक्शन में सेल कर दी। ऑक्शन में सेल किसने खरीद ली? समझो योगेश ने ऑक्शन में उसको खरीद लिया। अब कौन हुआ उसका मालिक? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, मैं मालिक था, मेरे से मालिक कौन पहुंच गया? योगेश। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो क्या कह रहा है, क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई? बिल्कुल। लेकिन किसने की ट्रांसफर? क्या पार्टीज ने की? नहीं, लॉ ने की या कोर्ट ने की। तो क्या उस पर ये टीपी एप्लीकेबल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। दो एक्सेप्शंस हैं, उस पर इस टीपीओ को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, बाकी जगहों पर नहीं करते। और नोट्स बस ये आपको यहाँ पे चीजें आ जाती हैं। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे कल से सेक्शन नंबर 3, डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में 2-3 दिन का समय लगेगा, अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एक एग्जाम्पल भी देने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसमें आते हैं, तो क्लास मिस नहीं करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल अपन एट द सेम टाइम सेम वेन्यू। कुछ चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। मूक है? नहीं है मूक, रैपिड वो क्या, मूक नहीं है। करंट अफेयर्स की क्लास होगी, ठीक है, और वो होगी रात को 8:30 बजे यूट्यूब पे।